बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में हैं। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं इन दिनों बुलडोजर चल रहे हैं सब जगह पर, शहर शहर गरज रहे हैं। वाराणसी में दालमंडी इलाका है, वहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बलरामपुर में अवैध मज़ार पर प्रशासन का एक्शन हो रहा है। संभल में अवैध मकानों को बुलडोज़र की मदद से ज़मींदोज़ किया जा रहा है। तो ये सारी तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे थे। बेसिकली सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे हैं वो हटाए जा रहे हैं, सड़क वगैरह जो है वो खाली कराई जा रही हैं। लेकिन बुलडोज़र इस वक्त दिख बहुत रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इसमें खबर कहाँ से आई? इसमें खबर डाली अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने स्पेसिफिकली एक जगह, ये वाराणसी की जो दालमंडी इलाका है, यहाँ का एक विजुअल उन्होंने डाला और उसमें उन्होंने बताया कि सबसे बिजी और पुराने बाज़ारों में से है दालमंडी और यहाँ पर भी बड़ा ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। आज भी यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर सड़क चौड़ी हो रही है, संकरी सड़कें हैं, आने जाने वालों को दिक्कतें होती थी और इसकी वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने में खासतौर पर श्रद्धालुओं को मुश्किल होती थी। लेकिन अब पूरे इलाके में सड़क को बड़ा चौड़ा करने का अभियान चल रहा है। मार्केट में पीडब्ल्यूडी और वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए कई मकानों को भी ध्वस्त किया है। कार्रवाई शुरू होने के पहले कुछ देर तक स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिर वहाँ फोर्स भी डिप्लॉय की गई थी तो मामला शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। इसके बाद दालमंडी के इसी एक्शन का एक वीडियो पोस्ट करके लिखा अखिलेश यादव ने, अब बीजेपी यहाँ भी हारेगी। अच्छा, याद कीजिए जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तो उस वक्त भी बहुत सारे मकान वगैरह जो हैं वो गिराए गए थे, क्योंकि कॉरिडोर के रास्ते में तो वो तो बिल्कुल जंजाल था गलियों का। और केवल वही नहीं, छोटे छोटे मंदिर भी थे, तो वो बहुत सारे मंदिर जो थे वो भी वहाँ से हटाने पड़े थे। तो उस वक्त भी ये लगा था कि भाई इस कार्रवाई का तो बीजेपी को बहुत ही नुकसान होगा। वाराणसी में आप मंदिर के पास, घाटों के पास मकानों को जो है ध्वस्त कर रहे हैं, चाहे किसी भी काम पर। अब अखिलेश यादव वही बात दोहरा रहे हैं कि इसका नुकसान होगा। अब देवरिया का भी मैं आपको बता देता हूँ मामला, फिर इस पर हम लोग बात कर लेंगे। देवरिया में प्रशासन ने 50 साल पुरानी एक मज़ार को वहाँ पर ध्वस्त किया। ये मज़ार सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी और इस मामले में देवरिया के बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी का एक स्टेटमेंट भी आया। उन्होंने कहा कि इस मज़ार को सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया था। उन्होंने कहा केवल मज़ार ही नहीं बल्कि आसपास की सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा जो है वो किया गया था। तो ये वहाँ की तस्वीर है एक, वो भी आपने देख लिया। ये देवरिया उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी तो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो दालमंडी की, देवरिया की ये तस्वीरें आपने देख ली। अब ये कार्रवाई जो हो रही है किसी ना किसी कोई कारण है उसके लिए हो रही है। एक बार शलभमणि की बात आपको सुना देते हैं, फिर आगे बात। इसको लेकर पूरी एक प्रक्रिया शुरू हुई और वैधानिक प्रक्रिया में जब सारे तथ्य निकाले गए तो ये पाया गया कि पूरी की पूरी जो लैंड है, ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है और सड़क की ज़मीन है, यानी NHAI की, PWD की ज़मीन है, उसको ऑक्युपाई करके एक बहुत बड़ा एक इन्होंने मज़ार खड़ी कर दी थी। प्रशासनिक कार्रवाई हुई, विधिक कार्रवाई हुई और उस पूरी जो मज़ार है उसको ढहाने की, उसको बुलडोज करने की कार्रवाई चल रही है। तो ये शलभमणि त्रिपाठी बता रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर खासतौर पर बड़ी चर्चा में रही और फिर प्रोपेगेंडा भी बहुत हो जाता है। तस्वीर दिखती है लेकिन उसके पीछे खबर होती है। तस्वीर तो आप चला दीजिए कुछ भी, तो जैसे वो बता रहे हैं कि भाई इलीगल कब्जा था, मज़ार बना दी गई थी, उसको हटाया गया है, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन जो वहाँ हो रहा है दालमंडी में, जिसका जिक्र किया उन्होंने अखिलेश यादव ने, कि बनारस में ये बुलडोज़र कार्रवाई जो है भाजपा को भारी पड़ेगी। बताइए त्रिपाठी जी, तो बुलडोज़र गलत दिशा में जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ हुई है बुलडोज़र से जिसकी, जहाँ गलत होगी वहाँ पहले भी कहा गया है और आगे भी कहा जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर किसी तरह का अतिक्रमण या किसी भी शहर में उस इलाके की सड़क को चौड़ा करना है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके हिसाब से चीज़ें ठीक करनी, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, आप थोड़ा सा आप वैसे आपकी नज़र सब पैनी बहुत रहती है। उन्होंने बनारस के लिए लिखा यहाँ भी भाजपा हारेगी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, इन लोगों ने जब मंदिरों को व्यवस्थित किया जा रहा था तब भी ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो डाले थे और कहा था कि ये सब मोदी जी तो गए, तब भी यही कहा था। लेकिन हुआ क्या? 14, 19, 24 हो गया। अब अगर ये लगता है कि ये यहां से, अच्छा पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि यहां से हार जाएंगे, है क्या कि जब से ये फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से अखिलेश यादव का मनोबल बढ़ा है। उनको बढ़ाना, मतलब मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन बुलडोजर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अभी तक कुछ एक मामले हैं ऐसे जिसमें गड़बड़ हुई है, लेकिन ज्यादातर वो न्याय का प्रतीक है, वो सुशासन का, विकास का प्रतीक है।
अब अखिलेश यादव उसको उस तरह से स्थापित कर पाए तो मुझे तो अभी उसमें कोई सफलता नहीं दिख ठीक है, रही, और बनारस तो दूर दूर तक नहीं। वही बात वही है भाई, जब फैजाबाद जीत गए राम मंदिर के बाद तो फिर बनारस में मोदी जी की लीड कम हो गई, बिल्कुल फैक्ट है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई इसका नुकसान होगा, बनारस में भी इसका नुकसान होगा। अच्छा, उन्होंने ऐसे कौन सा जहां पर दाल मंडी में बुलडोजर चला है वो इलाका वोट कौन थोड़े नरेंद्र मोदी जी को देता है? वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है जहां पर वाकई उन्होंने वोट जिहाद किया। और दूसरी बात, बहुत सारा अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है उस एरिया में, जहां पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बन गए हैं, बाजार के रूप में वहां पर डेवलप कर दिए हैं, जबकि वो सरकारी जमीन का हिस्सा था। ऐसी जगह पर डिमोलेशन तो होना ही चाहिए। आपने किसी जमीन को कब्जा कर रखा है, वो आपकी जमीन है नहीं, क्योंकि आपका रिलीजियस कांग्रेगेशन था, सत्ता आपके साथ खड़ी रहती थी, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन आपका होता था, और जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आपको प्रश्रय दिया, आपको संरक्षण दिया, आपने उस पर पूरा कब्जा कर लिया। अब सरकार बदली है तो सरकार ने वहां से हटाना शुरू कर दिया है। इतनी सी छोटी सी बात। एक अखिलेश यादव जी के और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने उनके बीच भी कुछ चल रहा है। तो इन्होंने लिखा अखिलेश यादव जी ने कि पत्रकार महोदय जब उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष जी से पूछ रहे हैं कि आगे क्या चुनौती है, तो वो कह रहे हैं कोई चुनौती नहीं है। जिनको अपने दल से 100 चुनौतियां मिल रही हैं वो कम ही बोलें तो अच्छा होगा, 2 इंजन के बीच आने से बचे। ये पंकज चौधरी को उन्होंने सलाह दी है कि 2 इंजन के बीच आप मत आइए, मतलब दिल्ली और लखनऊ के बीच में मत आइए, टक्कर से आप ही को चोट लगेगी। एक रिएक्शन पंकज चौधरी का हालांकि कल का है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। उन्होंने ये बात की कि पहले तो अखिलेश यादव ये बताएं कि जो पीडीए कर रहे हैं, वो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसकी डेफिनेशन एक बार पक्की कर लें कि P फॉर वॉट, D फॉर वॉट और A फॉर वॉट, क्योंकि वो इसको बदलते रहते हैं। तो पंकज चौधरी को सुन लेते हैं। पीडीए को वो क्लियरफाई कर लें कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। कभी पी को वो पंडित बना देते हैं, ए को कभी वो अल्पसंख्यक बनाते हैं, कभी अनुसूचित बनाते हैं। तो पहले तो फाइनल कर लें कि पीडीए का मतलब क्या है, क्योंकि दिखावटी पीडीए नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी सभी जात, सभी समुदाय को लेकर के चलती है, और उसी का परिणाम है कि बिहार में जिस प्रकार से परिणाम आया है, इनका पीडीए वहां पर रखा रह गया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां जीत जाती थी। अच्छा, इसकी बात करें, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कल भी किया था जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि ये बताइए कि SIR करने वाले लोग एक ही, प्रदेश एक ही, BLO वही। तो फिर उन्होंने ये अब ये डेटा आया होगा कल, ये वाला, जी हाँ, कि विधानसभा के SIR में वोटर निकल रहे हैं 12 करोड़ 56 लाख, और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत का SIR हो रहा है तो वोटर निकल रहे हैं 12 करोड़ 69 लाख। बढ़ गए 40 लाख के करीब। ये कैसे हो रहा है? अब अखिलेश यादव ने प्रश्न पूछा है, और मुझे लग रहा है कि अभी तो चुनाव आयोग भी ने जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर वोट कटे हैं, टोटल 2.89 तो कट चुके हैं, और बाकी जो 1.25 करोड़ के करीब और संदेहास्पद स्थिति में आए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है भी एक पूरे महीने के बाद परिस्थिति साफ होगी। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से इन दोनों चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, SIR के मामले को लेकर जा रहे हैं और बुलडोजर का जो मामला वो लेकर जा रहा है, वो पूरा 2027 तक SIR को भी लेकर जाएंगे और बुलडोजर के मामले को भी वो इसी तरह का इश्यू बनाते रहेंगे। तो उनका कहना तो ठीक है कि भाई बुलडोजर को लेकर उनकी जो ओपिनियन है, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दिसंबर 2024 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था, तो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने बहुत स्पष्ट विधानसभा में कहा था कि यह कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, चुनाव हो चाहे न हो, और चुनाव कब होंगे उससे हमें कोई चिंता नहीं है, जो भी अतिक्रमण करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जिस बुलडोजर के कारण कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, यह बुलडोजर ही है जिसके कारण योगी आदित्यनाथ की इतनी इमेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनी, और दूसरे राज्य भी इस बुलडोजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने 12 से लेकर 2017 के शासन में सरकारी जमीन पर मनमानी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा किया, उन्हीं के तो आजम खान ने सरकारी जमीन पर किस तरीके से कब्जा किया। आज योगी आदित्यनाथ सारी सरकारी जमीन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से वापस ले रहे हैं सरकार की जमीन को। तो मुझे लग रहा है कि जो अखिलेश की हार का कारण बना था, सरकारी जमीनों पर कब्जा, गुंडागर्दी, योगी आदित्यनाथ ने उसे साफ किया था। एक चीज पर मैं बात कर लूं, ये मैं तो इसको समझना भी चाह रहा था, अखिलेश यादव जो ये बात कह रहे हैं, मतलब 2 अलग अलग ड्राइव्स में SIR किए गए पंचायत चुनाव में, और जो अलग अलग बनती है ना, लिस्ट अलग अलग बनती है विधानसभा की। भाई एक ही बार में हो रहा है या 2 अलग अलग दोनों एकदम अलग? तो फिर सवाल वाजिब है उनका? नहीं, सवाल वाजिब नहीं है ना। क्यों? और क्यों? मतलब मुझे लगता है कि इसको ये अच्छा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। लोकसभा की सूची अलग बनती है, विधानसभा की सूची अलग बनती है, पंचायत की अलग बनती है। अब सरकार, चुनाव आयोग, पार्टियां इस तरफ जा रही, जिसको बार बार कह रहा है कि
लोकसभा और विधानसभा की एक सूची बनेगी। अब पंचायत भर की अलग रह गई, यानी स्थानीय निकाय और पंचायत। और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, जितना छोटा चुनाव होता है उसमें उतना अपने जीतने के लिए लोगों का नाम जुड़वाते हैं। अब सवाल यह है कि इसमें कैसे फिर अलग अलग हो गया। भाई जरूरी विधानसभा में एक व्यक्ति दूसरी विधानसभा में वोट नहीं कर सकता, लेकिन अगर पंचायत चुनाव में होंगे और अगर दूसरी जगह जाकर वो अपना वोट डालना चाहेगा तो उसकी अभी तक कोई रोकने की व्यवस्था नहीं। जैसे हम चुनाव के समय कह रहे थे ना कि दिल्ली का वोटर, जैसे राकेश सिन्हा उन्हीं की बात हुई थी ना, राकेश सिन्हा की बात हुई थी तो उन्होंने सफाई दी थी कि यहां थे वोटर फिर बिहार कैसे बन गए। कोई भी व्यक्ति एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के समय दूसरी जगह अपना वोट शिफ्ट करा सकता है, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है, वो वहां रह रहा है तो ये कोई मतलब इसमें तो अखिलेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो तो अच्छे से जानते हैं पंचायत चुनाव नहीं है ना। अभी एक साथ जो हो रहा है वोट एक साथ नहीं हो रहा है ना अभी सर। तो हुई है। तो अब जो SIR, देखिए वोट फर्जी है कि नहीं है ये मुद्दा है ना। क्या ये जो बाकी बचे हुए पंचायत में है वो फर्जी वोटर है या नहीं है, ये कहां से आए नहीं आए का मतलब ही नहीं है। जब आपने टोटल कर लिया है और वोटर की जांच हो गई है तो उसके बाद ये फर्जी वोट होने में और ईमानदार वोट होने में क्या फर्क क्यों आया, ये होना चाहिए। और बल्कि एक साथ चुनाव भाई अंतर तो नहीं आना चाहिए ना, अंतर नहीं, कायदे में तो लोग अंतर नहीं आना क्यों आ रहा है इसको तो समझिए ना। आएगा बताइए। या तो एक वोटर लिस्ट हो, नहीं तो जो वोटर है उसमें से कुछ लोग पंचायत चुनाव के समय अपने गांव में वोट डलवाते हैं, इसमें कौन सी बात है। नहीं तो दोनों अलग कैसे वोटर डलवा लिस्ट ले रहे हैं? नहीं तो अरे अलग वोटर लिस्ट है भाई, आदमी तो दो हो गए ना। आदमी एक है, वोटर लिस्ट अलग है। क्लियर आदमी एक इसको है, समझिए ना। वोट तो आदमी दो हो एक गए है, ना। दूसरी जगह, लेकिन वो दो पंचायत में अलग और विधानसभा में अलग डाल ले रहा है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, पहले लोकसभा में अलग डालता है, विधानसभा में, अब लोकसभा विधानसभा की एक सूची हो रही ये है। एनॉमली है, ये गलत है ना। हाँ। लेकिन इसको करना पड़ेगा, इसको आप अच्छा, कहिए कि सारी इसी सूची से जुड़ी Anomaly खबर है ना, इससे- anomaly है ना, इस- इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। इससे जुड़ी खबर बात ही कर लेते हैं। नहीं कि फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट एक मिनट अभी तक यही चलता आ रहा है, इसको दुरुस्त कराइए। ठीक, अब जो उससे इससे भी जुड़ी हुई anomaly खबर है, सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया था कि चुनाव आयुक्तों को आजीवन मिली हुई कानूनी प्रक्रिया से छूट या आजादी, इम्यूनिटी, उसको उन्होंने कहा हम आएंगे सरकार में, तुम कानून पलटेंगे और आज जो कुछ कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी और बाकी चुनाव आयोग, सबका हिसाब हम करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे कानून में। अब सुप्रीम कोर्ट मैटर गया ये और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको सुनना चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, और उन्होंने सारी केंद्र सरकार को जो है चुनाव और चुनाव आयोग को इसका नोटिस जारी किया है। अब मुझे बताइए मामला क्या गंभीर बनता जा रहा है? मुझे नहीं लगता है कि मामला कोई गंभीर बनता है। इम्यूनिटी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को इम्यूनिटी मिली हुई है। जरा उस पिटीशन में यही है, सॉरी सर, पिटीशन में यही है कि ऐसी इम्यूनिटी तो जजों को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, नहीं जो चुनाव आयुक्तों को भी नहीं है। गवर्नर्स को भी नहीं है। देखिए गवर्नर्स को इस प्रकार की इम्यूनिटी मिलती भी नहीं है। नहीं, immunity होती है पोस्ट पर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर। हाँ बिल्कुल, वो अलग चीज है। दोनों को हमको अंतर करके रखना चाहिए। गवर्नर के हटाने की भी प्रक्रिया अलग है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हटाने की प्रक्रिया अलग है। तो इनको जो इम्यूनिटी मिली है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अंदर एक केस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इतना ही कहा है कि हम इसको सुनना चाहेंगे कि क्या इम्यूनिटी मिली है, बस इतनी सी बात है। उन्होंने कहा कि इतना ही इसको है। तुरंत कर दीजिए, वो तो तो उतनी उन्होंने बात कहा नहीं अभी हमको इसको नोटिस बेटर सुप्रीम कोर्ट ने सुनने लायक मान लिया। हाँ ये बात ये है। स्वाभाविक है कि कई ऐसे नहीं, मामला गंभीर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि सुनेंगे इसको। कोई ऐसा कि कोई भाई जरूरी ऐसा नहीं स्पेशल SIR ट्रीटमेंट भी क्यों एक- मुख्य चुनाव ऐसा- तो ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों जो किसी को उपलब्ध नहीं है, उनके साथ ही ये विशेष जजेस को लगाव क्यों? हटाने का, जजेस को अपॉइंटमेंट का और इलेक्शन कमिश्नर को CEC को, इसमें इलेक्शन कमिश्नर नहीं है CEC है, तो उसको हटाने के तो एक ही तरीका है, संसद के थ्रू ही हटा रहे हो आप, तो इसलिए दोनों में एक ही है। तो केवल गवर्नर को भी इम्यूनिटी नहीं है। गवर्नर जब गवर्नर की पोस्ट पे रहते हैं तो गवर्नर, चलिए एक अच्छी खबर, ये बड़ी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हटा रहे हैं, लेकिन एक गंभीर मसला है, इस पर चर्चा सर, उसमें शब्द इम्पीचमेंट नहीं है। अच्छा ठीक है, वो आगे एक खबर आगे डली हुई है, उसमें उसको जरा हम लोग अभी ले ले रहे हैं क्योंकि हम लोग कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर एक जनहित याचिका डाली गई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों को और केंद्र को नोटिस इशू कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक बार ये कह चुका है कि अब वक्त आ गया है कि क्रीमी लेयर पर, अभी केवल OBC में क्रीमी लेयर का है प्रावधान कि भाई एक आदमी जब इतना संपन्न हो जाए तो फिर उसको आरक्षण का लाभ ना मिले, OBC होते हुए भी। ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके बारे में कानून तो पार्लियामेंट को बनाना है, तो ऐसा विचार अब SC/ST रिजर्वेशन के लिए भी किया जाना चाहिए। लेकिन और ये भी बात हुई थी कि सब कैटेगरीज बनाएं, कोर्ट ने ये भी कहा था सब कैटेगरी बनाइए SC/ST में, क्योंकि कोई एक मोनोलिथ नहीं है SC समाज या ST समाज, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। तो पिटीशन यही कह रही है कि भाई एक बार जिस आदमी ने आरक्षण का लाभ ले लिया, वो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी पहुंच गया, सरकारी पद पर आ गया,
तब भी उसका बच्चा आरक्षण का लाभ ले रहा है, ये गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी जो है इंटरेस्ट दिखा दिया, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें पहले से इंटरेस्टेड दिख रहा है। इसमें मैं एक इस पे एक लाइन जिक्र इंटरेस्टिंग कर है, देना क्योंकि चाहता जो हूं। ओबीसी का रिजर्वेशन है वो तो अभी रिसेंट रिजर्वेशन था जिसमें क्रीमी लेयर पर आ जी। गए। एससी एसटी का रिजर्वेशन तो 75 साल और से चल रहा सुप्रीम है, को तो और उसमें सुप्रीम कोर्ट के- में मतलब इस पर चर्चा की जानी इसमें चाहिए। इसमें केंद्र सरकार पहले ये जवाब दे चुकी है कोर्ट में कि हम ऐसा कोई काम, हम ये काम नहीं कर रहे क्रीमी लेयर एससी एसटी में लाने का, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है जो आपने कहा। देखिए सर, मैं एक ये लाइन- कॉन्स्टिट्यूशन में तो बदलना होता है सरकार को। केंद्र सरकार ने ये कहा कि बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसलिए हम ये नहीं एक करेंगे। लाइन ये जो जोड़ 106 दें। संशोधन एक हुए लाइन- हैं, एक लाइन- 106 संशोधन जो हुए हैं वो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में थे। एक लाइन जोड़ दें, जो क्या ओबीसी का आरक्षण मिला है वो क्या सुप्रीम कोर्ट में दिया था उसी रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था क्या? वही कह रहा हूं। जिस रंग से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उसकी सर। व्याख्या की। एक बात, दूसरी बात, जितने भी दलित थिंकर हैं जो आरक्षण के पक्ष में बात करते हैं उनका भी मानना है कि देयर शुड बी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जो भी रिजर्वेशन का है, आप ओबीसी का आप रिजर्वेशन दे लिखिए, कौन बेनिफिटेड है इससे? यादव है, कुर्मी है। नहीं, यदि सर, आप इन दोनों को आप नहीं, एक मिनट रुक जाइए जरा सा, यदि इन दो समुदाय को आप हटा दीजिए तो सारे आरक्षण के ये तो जितने एक आयोग movement बना होते के हैं, इसकी खत्म हो सब जाएंगे। कैटेगरी कर चुकी है केंद्र सरकार। रोहिणी आयोग अब सुप्रीम- कहाँ है वो कोई बदलाव हो करने गया? के कौन तैयार होगा सर? कौन तैयार होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात 2017 है। में केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग बनाया, 2023 में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। 3 साल से केंद्र सरकार क्या कर रही है रोहिणी आयोग को रिपोर्ट लेके? कोई कर भी नहीं सरकार सकती करे सरकार। ना, बोले अगर रोहिणी आयोग क्यों बनाया था सरकार ने? देखिए दोनों विषय आ गए, सर, दोनों तो आ क्यों गए। बनाया? असली- इसके पॉलिटिकल एक- एक- रिपरकशंस बहुत अलग असली होंगे। मुश्किल यही है कि जैसे एक समय में ब्राह्मण राजपूत प्रिविलेज रहा, उसने हिस्सा ले लिया तो धक्का देके तोड़ के हटाना पड़ा। उसके बाद ये जो यादव कुर्मी जैसे जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण राजपूत थे वैसे ये आज हो गए। अब एससी एसटी में भी जो जाटव और मीणा है वो उस तरह से हो गए। निश्चित तौर पर इन जातियों को, मैं नाम लेके कह रहा हूं, इन जातियों को आपको किसी भी तरह से प्रिविलेज से हटाना पड़ेगा, जो दूसरे लोग हैं उनको देना पड़ेगा। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, आरक्षण की मूल भावना यह है कि जो कमजोर लोग हैं उनको मिले। मूल भावना वो है। तो आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं 20%, 30%, 40%। ये मैड रेस है रिजर्वेशन की, जिससे सारी पार्टियां उसी में जूझी हुई हैं। इससे बाहर निकलने कोई रास्ता तो खोजना पड़ेगा। चलिए अब आगे जरा महाराष्ट्र की खबर मैं आपको दे देता हूं। महाराष्ट्र में 15 तारीख को वोटिंग, 16 तारीख को बीएमसी इलेक्शन के, और सारी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उन सबके नतीजे और वोटिंग हो जाएगी 15-16 में। अब इससे पहले जो वहां पर परसों आपको मालूम है रैली की थी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में। सर शिवाजी पार्क में थी दोनों। कल वहीं पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, उन दोनों पार्टियों ने रैली की। महायुति की थी, महायुति की रैली। रामदास तो आठवले परसों बातें हुई थी, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, हिंदी थोपी तो लात मार के भगा देंगे, राज ठाकरे ने ये सब बातें कही थी। कल देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दिया वहां से, और उन्होंने कहा कि खतरा मराठी मानुष में नहीं है जिसके नाम पर ये सारा बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, खतरा है ठाकरे परिवार पर, खतरा इनकी राजनीति पर है, मराठी मानुष पर कोई खतरा नहीं। उन्होंने एक लाइन कही कि मराठी मानुष को तो तुमने वड़ा पाव के ठेले पे खड़ा कर दिया, उसको वहीं तक सीमित रखा आज तक, 30 साल से बीएमसी चला रहे हो। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है, कि मराठी मानुष तो वड़ा पाव का ठेला ही लगा रहा है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाया आप उसको, उसको आगे ले जाने का काम हम करेंगे, इसलिए इस बार बीएमसी हमको चाहिए। देवेंद्र फडणवीस। अरे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई नाहीये, तुमचं अस्तित्व पणाला लागलेलं आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्हीच म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही, मुंबई म्हणजे ही बसलेली जनता आहे। अब जिस भाषा में बोले थे राज ठाकरे, जरा उसका भी एक सैंपल सुन लीजिए आप। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाओ लुंगी आणि बजाओ पुंगी। हिंदी भाषियों को प्रेम प्रसाद दे चुके थे, उसके बाद आए थे साउथ इंडियंस के ऊपर, दक्षिण भारतीयों के ऊपर, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी कह रहे, जो रसमलाई कह रहे थे ना, ये
अब वो बोल रहे थे अन्नामलाई के लिए, बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के, उन्होंने दरअसल ये स्टेटमेंट दे दिया था कि मुंबई इज एन इंटरनेशनल सिटी, मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, तो उस पर इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया। अच्छा, हालांकि है वो मामला बड़ा ट्रिकी, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी स्टेटमेंट दिया कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और हमें भी इस पर एतराज़ है कि उन्होंने कहा मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, मुंबई महाराष्ट्र की ही है। लेकिन ये अब ये समीर जी हमको बताएंगे कि ये लड़ाई जो है दरअसल है क्या, मतलब मराठी का केवल ठाकरे परिवार का वो है? नहीं, निश्चित रूप से मराठी के ऊपर तो मतलब बम्बई में जिस तरीके से शिवसेना ने शासन किया है बाला साहेब ठाकरे के समय से, और मराठियों का एक बड़ा सपोर्ट बाला साहेब ठाकरे शिवसेना को रहा था लंबे समय से, और अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि जब भाई हम लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हार गए, तो उन्हें बहुत महाराष्ट्र की चिंता नहीं, उन्हें बीएमसी की चिंता है कि भाई बीएमसी में उनके वर्चस्व बनी रहे। लेकिन यह भी ठीक है कि कोई शिवसेना अकेली 27 साल नहीं रही ना, बीजेपी तो उसके साथ रही है। मेयर बीजेपी का रहा तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन किसका बना है? बीजेपी का बना है। जो भी बीएमसी के अंदर हुआ उसमें बीजेपी बराबर की हिस्सेदार रही है। फडणवीस जी तो कह रहे हैं कि मराठी मानुष तो बड़ा पाव के ठेले तक सीमित है। अभी तो राजनीति है ना, ये तो राजनीति है, राजनीति में तो वो कहेंगे अब अलग हो गए तो कहेंगे। यही देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के लिए कहते रहे चक्की फिशिंग, बाद में देवेंद्र फडणवीस ने उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बनाया ना अपने साथ वित्त मंत्री के रूप में। तो राजनीति है, राजनीति में आएंगे तो आप ये बात कहोगे। लेकिन अन्नामलाई ने जो बयान दिया था उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि उनकी भाषा की समस्या है, वो हिंदी बराबर नहीं बोल पाते, उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनको गंभीरता से मत लो, वैसे देवेंद्र फडणवीस ने कहा है और महाराष्ट्र की जनता को संदेश दिया है। सर एक खबर आपकी रिएक्शन सर, वो खबर इंपॉर्टेंट है कि मुझे तो समझ चला जाएगा। सर एक लाइन बोल देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र सिर्फ मराठियों का नहीं है। वहां से जरा जो दूसरे प्रकार की लुंगी पहनते हैं अरब वाला, उनके बारे में बोल करके दिखाए ना जरा। अरे एक खबर आपको बताता चलूं मैं, जम्मू कश्मीर में पुलिस ने मस्जिदों का सर्वे शुरू किया है। ये बड़ी खबर है। इस सर्वे में मस्जिदों की गिनती की जा रही है, मस्जिदों को की समितियों को बाकायदा एक पूरा परफॉर्मा दिया जा रहा है, उसके सदस्य कौन है, मौलवी मुअज्जिन कौन है, और जितने उसमें पदाधिकारी होते हैं सब, इसकी देखरेख के लिए पैसा कहाँ से आता है, उसमें उसकी मैनेजिंग कमेटी से जुड़े लोगों ने विदेश यात्रा कब की है, उनके परिवार में से विदेश यात्रा कब हुई है, उनके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा कहाँ से आ रहा है। ये सारा काम पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। बहुत बड़ा काम है ये, और ये हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सीधे इसका लिंक दिल्ली के लाल किला धमाके से है, क्योंकि उसमें आपको मालूम है जो वो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल निकला था, उसमें डॉक्टर लोग वो सब जो है जम्मू कश्मीर के थे। ये उसके बाद ये एक्शन जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो एक लाइन इस पर त्रिपाठी जी नहीं, पकड़ा ही वहीं से गया था, और वो तो संयोग कहिए कि एक खबर मिली और एक पोस्टर लगा और उस पोस्टर को चिपकाने वाले की खोज की गई, तो सीसीटीवी में वो पकड़ा गया, और वहां से समझ में आया कि इसमें ढेर सारे मौलवी, डॉक्टर, ये सारे लोग हैं। और जो 3 कारों को पकड़ लिया एजेंसीज ने, ये एक धमाका हो गया था लाल किले के सामने, 3 जो गाड़ियां पकड़ ली गई, जो लोग पहले पकड़ लिए गए, वो उसी वजह से पकड़ लिया गया क्योंकि प्रीएम्प्टिव थोड़ा सा काम हो गया था, यानी पहले से जिसको हम कहते हैं कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है। और वैसे भी जब आप इतनी मुश्किल से खींच को जम्मू कश्मीर को घाटी को वहां से ले आए हैं आतंकवाद से, तो वो लोग फिर से तो कोशिश सुलगाने की करेंगे। तो ये तो बहुत जरूरी है। एक लाइन से जोड़ देना चाहता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये पता करना है कि कौन कौन सी मस्जिदें, उनके विदेशी लिंक क्या है, उनके फॉरेन फंडिंग के पैटर्न क्या है, बिल्कुल, कौन कौन मौलाना कहाँ कहाँ बाहर जाता रहा है, उसके परिवार के क्या लोग जो है टेरर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं या नहीं। और ये तभी संभव हो पाया है जहां अभी वो केंद्र शासित राज्य के तौर पर अभी है, वो राज्य बन जाता तो नहीं हो